चलिए बच्चों, तो हम लोग बात कर रहे हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, सबसे पहले हम बात करें कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला है, कार्बोहाइड्रेट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सुक्रोज। तो सुक्रोज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। सुक्रोज क्या है? सुक्रोज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कार्बोहाइड्रेट की। और बात करें तो मैंने वही चीज जो अभी थोड़ी देर पहले बोली है कि मेच्योर एम्ब्रियोज नीड लेस सुक्रोज कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 to 8% इतनी चाहिए होती है बस, ठीक है। जो मेच्योर एम्ब्रियोज होते हैं उनको सुक्रोज कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम चाहिए होती है, वेयर एज इन द यंग एम्ब्रियोज में इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी पहुंच जाती है? 12 to 18%, ठीक है, जस्ट डबल। 2 to 8% एम्ब्रियोज की क्या है? 10 गुना हो गई है इनकी। मेच्योर एम्ब्रियो को कम सुक्रोज कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होती है, वही बात मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बोली है जब हम लोगों ने कल्चर पढ़ा था डिफरेंशिएट मेच्योर एम्ब्रियो का, कि जो मेच्योर एम्ब्रियोज होते हैं उनको कम क्वांटिटी में हर चीज चाहिए होती है, जबकि यंग एम्ब्रियोज को आपको अच्छी क्वांटिटी में प्रोवाइड करवाना होता है। क्यों? क्योंकि मेच्योर एम्ब्रियोज ऑलरेडी एंडोस्पर्म से अपना पोषण लेकर आए हैं, जबकि यंग एम्ब्रियोज को आपने डायरेक्टली एक्साइज किया है। ठीक, हर एक का दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल आपका अलग अलग स्पीशीज का बात करें तो अलग अलग स्पीशीज का, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको एलियम सीपा का बताया, तो एलियम सीपा वही चीज ज्यादा, क्योंकि हमें बहुत अलग अलग याद नहीं करना, एक बार याद कर लिया तो एलियम सीपा का 50% सुक्रोज कॉन्सेंट्रेशन। 50% सुक्रोज का मतलब क्या है कि मान लो आपकी जो मीडिया है उस मीडिया में अगर 100% आपका जो मीडिया है उसमें से 50% सुक्रोज रहता है उसका, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको सुक्रोज कॉन्सेंट्रेशन क्या चाहिए होती है? ज्यादा चाहिए होती है। तो एलियम सीपा विद 50% सुक्रोज कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है बच्चों। ये तो बात हो गई किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। अच्छा, एक और चीज लिख लो, हमें कार्बोहाइड्रेट की और क्यों जरूरत होती है? एक तो ये बहुत एनर्जी मॉलिक्यूल है, व्हाई वी नीडेड एनर्जी मॉलिक्यूल, ठीक है। साथ में और क्यों चाहिए हमें ये? इट मेंटेन्स द ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी इन मीडियम, ठीक है। ये मीडियम में क्या रखते हैं? ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखते हैं। आपको पता ही है, मैंने आपको ऑस्मोसिस बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, तो आपको पता है इट डिपेंड्स ऑन योर सॉल्ट सुक्रोज कंसेंट्रेशन। ये सारा जितना भी होता है आपकी सुक्रोज पर डिपेंड करता है, सॉल्यूट पर डिपेंड करता है। क्लियर? तो क्यों कार्बोहाइड्रेट चाहिए? इट इज एन एनर्जी मॉलिक्यूल एंड इट मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी इन द मीडियम, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के बाद नेक्स्ट है आपका अमीनो एसिड, अमीनो एसिड एंड वाइटामिन, अमीनो एसिड एंड वाइटामिन, ठीक है। अमीनो एसिड की बात करें तो अमीनो एसिड कौन सा चाहिए हमें? अमीनो एसिड जो इसमें चाहिए होता है, व्हाट वाज दैट? इसमें होता है आपका ग्लूटामिन। ग्लूटामिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड विच इज रिक्वायर्ड इन द कल्चर मीडियम। Glutamine is the most important amino acid which is required in the culture medium, ठीक है। वाइटामिन की बात करें अगर, तो वाइटामिन कौन से रहते हैं? वाइटामिन काफी सारे हैं। फॉर एग्जांपल सिट्रस स्पीशीज का जो रहता है वाइटामिन सी, उनके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। और इसके अलावा और चाहिए क्या होता है? सी एच। सी एच अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है क्या? कैजिन हाइड्रोलाइसेट, ठीक है। कैजिन हाइड्रोलाइसेट किसके लिए चाहिए होता है? वही फॉर द सिट्रस स्पीशीज, खट्टी जितनी भी आपकी रहती है, आपका संतरा, नींबू, ठीक है। तो इन सब के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? सी एच, कैजिन हाइड्रोलाइसेट की। क्लियर? तो ये कुछ अमीनो एसिड होता है। अमीनो एसिड कौन सा हमें यूज करना है? ग्लूटामिन, जो इंपॉर्टेंट होता है। बार बार मैं एक ही चीज बच्चों आपको बोलती हूँ कि ये जो हम बात करते हैं, ये हम बात करते हैं मिनिमल मीडिया।
कि ये मिनिमल मीडिया है, आपको मिनिमल कॉन्सेंट्रेशन में आपको बता रही हूँ कि अमीनो एसिड ग्लूटामिन चाहिए, बट इट्स नॉट द कंपल्सरी कि जितने भी आप एम्ब्रियो को कल्चर करेंगे सब एम्ब्रियो में आप ग्लूटामिन प्रोवाइड करा दें, ठीक है। इट कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द एम्ब्रियो। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, जैसे मान लो आपने बात करी कोकोनट, कोकोनट को क्या चाहिए, एमएस मीडिया। तो ये जितने भी कॉन्सेंट्रेशन आप पढ़ रहे हैं ये आप पढ़ रहे हैं निश मीडिया और आपका एमएस मीडिया के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना, कि नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल मीडिया आप क्या रखेंगे। क्लियर, चलिए। अगली बात करते हैं आपके नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट्स। नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट्स, नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट्स में जैसे आपका कोकोनट मिल्क, कोकोनट मिल्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूज्ड नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट। कोकोनट मिल्क, नारियल पानी, ठीक है। कोकोनट मिल्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज या मोस्टली यूज नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट विच इज यूज इन योर कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया में सबसे ज्यादा कोकोनट मिल्क यूज किया जाता है, और क्यों किया जाता है, बिकॉज इट इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द प्रोटीन। कोकोनट मिल्क में प्रोटीन की बहुत वैल्यू होती है, प्रोटीन एंड द सुक्रोज कॉन्सेंट्रेशन इज प्रेजेंट इन इट्स हाई लेवल, किसमें, कोकोनट मिल्क में, ठीक है। तो इसीलिए जितने भी कल्चर मीडिया होते हैं उसमें आपके एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए क्या डाला जाता है, कोकोनट मिल्क। क्लियर बच्चों, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या चीजें होती हैं जो यूज की जाती हैं, टमाटो जूस, ठीक है, टोमेटो जूस हो जाता है आपका, राइस वाटर, टमाटो जूस, राइस वाटर और वीट वीटिश ब्रान, जो उसका भूसा होता है, हम ये कहते हैं वीट का जो पानी निकलता है, वो भी कई जगह यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग चीजें हैं जो किसके लिए यूज की जाती है, नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट्स की। अच्छा एक चीज आप मुझे बताइए, ये बात मैं शायद पहले भी कह चुकी हूँ कि नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट्स यूज करना अच्छा होता है या बुरा होता है, बताओ। इसके बारे में हम बहुत पहले बात करा है, बोलो भाई ऑनलाइन जो बैठे हो सारे, ये मत समझो कि मैं तुम लोगों से, बुरा होता है, क्या होता, बुरा बोल रही है, सही बोल रही है, सही बोल रही है। क्यों होता है, क्योंकि ये बात मैंने आपको पहले बताया था, क्यों, क्योंकि जो आप नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट लेते हैं उसमें आपको फॉर एग्जांपल मान लो आपने टमाटो जूस लिया है, ठीक है। अब इसमें आपको कितनी चीजें वेरी कर जाएंगी वो देखना, टमाटो की एज आपने जो लिया है, इसकी टिश्यू का क्या एज है, आपने बहुत पुराना है टोमेटो ले लिया, उसका टोमेटो जूस क्या हो जाएगा, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसमें से खत्म हो जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, डिजीज, टोमेटो आपने जो लिया है वो कैसा है, डिजीज्ड है या कोई बीमारी उसमें होके तो नहीं चुकी है, या उसके प्लांट में कोई बीमारी तो नहीं है, वो। तीसरा क्या वेरी कर जाएगा, रॉ एंड मेच्योर, पका हुआ है कि अभी भी कच्चा ही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, वेरी कर जाएंगी। तो इसीलिए कहते हैं, हम बुरा नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट में कोकोनट मिल्क भी आता है, एंड कोकोनट मिल्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज, ठीक है ना। जितने भी आप इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स यूज करते हैं, जो आप फर्टिलाइजर्स या मैं कहूँ जो भी आप बायोकेमिकल्स आपके जो लैब में मौजूद होते हैं वो यूज करते हैं, उसके हिसाब से कोकोनट मिल्क बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो बाकी के प्लांट एक्सट्रैक्ट्स होते हैं उनका फिर वेरिएशन ढूंढा जाता है, फॉर एग्जांपल टोमेटो जूस, तो टोमेटो जूस का और वेरिएंट आपके लैब में मौजूद है इन द पाउडर्ड फॉर्म, उसका जो केमिकलाइज्ड फॉर्म है, तो वो यूज करना इन कंपैरिजन टू दिस सही होता है। लेकिन फिर वही बात, मैं बार बार एक चीज बोलती हूँ कि हम, ऐसा नहीं है कि हमेशा हम यही यूज करें, इसको भी अच्छे तरीके से अगर ऑटोक्लेव्ड करके यूज किया जाए तो ये भी सही निकल सकते हैं, ठीक है। चलिए, किसमें यूज किया जाता है वो बात करें, हमने नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट्स की तो बात कर ली कि हम नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट्स की बात कर रहे हैं कि नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, किसमें यूज किया जाता है, जैसे डेट, डेट क्या होते हैं, खजूर, ठीक है, डेट्स, पाम, ठीक है, बनाना,
इन सब के कल्चर के लिए क्या यूज किए जाते हैं, नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? एक चीज और है, क्या? यहाँ देखिए कोकोनट मिल्क, हमने कहा कि कोकोनट मिल्क बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये अच्छा कब होता है, इन द मैच्योर एम्ब्रियो। और मैच्योर एम्ब्रियो में भी कब, जब एम्ब्रियो की कौन सी स्टेज शुरू हो रही हो, कॉटिलिडनरी स्टेज। ऐसा देखा गया है कि जो कोकोनट मिल्क है उसको आप कब यूज करें, मैच्योर एम्ब्रियो को यूज करें, जब एम्ब्रियो आपका मैच्योर हो गया है, और वो भी कैसी कंडीशन में, व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द कॉटिलिडनरी स्टेज। अगर आप कोकोनट मिल्क को यूज करेंगे कब, यंग एम्ब्रियो में, अगर आपने कोकोनट मिल्क को यूज किया इन द यंग एम्ब्रियो कल्चर, तो ये क्या कर देता है, इसकी कल्चर को, ग्रोथ को डिप्रेस्ड कर देता है। So it depressed the growth of the embryo when it is used in the young embryo, or when it is used in the mature embryo quaternary stage, then it gives you the 100% survival to embryo. It gives 100% survival to embryo. Embryo को ये 100% survival provide कराता है। क्लियर? चलिए भाई, इसके अलावा ये तो बात हो गई। अच्छा एक चीज है, चाहो तो आप इसको नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट में लिख सकते हो, या एक अलग से पॉइंट भी बना सकते हो। एंडोस्पर्म नॉन स्पेसिफिसिटी, चाहो तो उसमें भी कंटिन्यू कर सकते हो, चाहो तो अलग से भी बना सकते हो पॉइंट। एंडोस्पर्म नॉन स्पेसिफिसिटी, एंडोस्पर्म नॉन स्पेसिफिसिटी क्या है कि आपने कोई यूज किया है, फॉर एग्जांपल आप वीट और बार्ले, मैं दो अलग अलग ले रही हूं, एक है आपका वीट और एक है आपका बार्ले। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने ये देखा कि वीट का एम्ब्रियो बार्ले के एंडोस्पर्म पर ग्रो कर सकता है। वीट का एम्ब्रियो बार्ले के एंडोस्पर्म पर ग्रो कर सकता है, और सेम वीट का एम्ब्रियो, सॉरी वीट का, बार्ले का एम्ब्रियो वीट के एंडोस्पर्म पर ग्रो कर सकता है। और चाहो तो इन दोनों के एम्ब्रियो, वीट और बार्ले के एम्ब्रियो मेज के एंडोस्पर्म पर ग्रो कर सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बता दिए हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि एंडोस्पर्म जो होता है वो कोई स्पेसिफिक नहीं होता है, एंडोस्पर्म नॉन स्पेसिफिसिटी को शो करता है। ठीक है, यानी कि कोई भी एम्ब्रियो, कोई भी से मतलब ये नहीं है कि आपने किसी भी डाइकॉट का लेकर मोनोकॉट में डाल दिया, मोनोकॉट का लेकर आपने कहीं और डाल दिया, वो चीज नहीं। जो पर्टिकुलर एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसे स्पीशीज को लेकर अगर आप अलग अलग एंडोस्पर्म पर डालते हैं, तो जो एम्ब्रियो है वो ग्रो कर सकता है। दैट मीन्स एम्ब्रियो शो द एंडोस्पर्म नॉन स्पेसिफिसिटी, एम्ब्रियो एंडोस्पर्म के लिए स्पेसिफिक नहीं होता, वो किसी भी एंडोस्पर्म पर ग्रो कर सकता है। इट इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन, कि उसको क्या चाहिए, उसका न्यूट्रिशन चाहिए। क्लियर है? ठीक है, तो ये होता है आपका एंडोस्पर्म नॉन स्पेसिफिसिटी। अगला बात करें ग्रोथ हॉर्मोन्स। ग्रोथ हॉर्मोन्स, ग्रोथ हॉर्मोन्स में जैसे आपके ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ये सब होते हैं। अच्छा अभी तक तो मैं आपको ये पढ़ाती आई हूँ कि आपके जितने भी ग्रोथ हॉर्मोन्स हैं हम मीडिया में डालते हैं तो वो क्या होते हैं, अच्छे होते हैं।
और हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एम्ब्रियो कल्चर को लेकर बात की थी, और वो थे मोनियर। स्पेलिंग आप बुक से मिला लेना, आई डोंट नो क्या है स्पेलिंग क्लियर। मोनियर, मोनियर साइंटिस्ट थे। मोनियर साइंटिस्ट ने क्या था, क्या कहा था कि एडिशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का एडिशन कल्चर मीडिया में इट डिप्रेस्ड, कम कर देता है, डिप्रेस्ड द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो। मोनियर साइंटिस्ट थे, इनका क्या कहना था, इन्होंने कहा था कि एडिशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन डिप्रेस द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो इन्होंने देखा, बाकी साइंटिस्ट ने देखा कि वेरिड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, varied the concentration of growth hormone can enhance the culture of embryo। वेरिड कॉन्सेंट्रेशन से क्या मतलब है बच्चों, यहाँ मतलब जब इसका कल्चर किया गया तो साइंटिस्ट ने देखा कि अगर ग्रोथ हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन को, पहली बात, ना मैंने पोटैटो का एम्ब्रियो कल्चर किया है और ना ही मैंने ब्रिंजल का एम्ब्रियो कल्चर किया है, तो आई डोंट नो अबाउट दैट। ये एक थ्योरी है जो साइंटिस्टों के द्वारा दी गई है कि सेम फैमिली की स्पीशीज, सेम फैमिली की स्पीशीज को अगर हम कल्चर करते हैं तो उनकी जो एंडोस्पर्म है वो क्या शो करता, एम्ब्रियो है वो क्या शो करते हैं, एंडोस्पर्म नॉन स्पेसिफिसिटी शो करते हैं। ठीक है, तो हाँ हो सकता है कि पोटैटो और ब्रिंजल, क्योंकि वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं अकॉर्डिंग टू द थ्योरी अगर हम जाएं, तो हाँ ये हो सकता है कि पोटैटो एंड ब्रिंजल, टमाटो भी उसी फैमिली में आता है, तो इनके एंडोस्पर्म को हम क्या कर सकते हैं, आप ट्रांसफर कर सकते हैं कि उसको उसमें कर दिया और उसको उसमें कर दिया। क्लियर, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी जाएंगे, मैंने एंडोस्पर्म या एम्ब्रियो कल्चर नहीं किया है इनका। ठीक है, ओके, चलिए, और कोई डाउट किसी को, किसी को और कुछ पूछना है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरिड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम क्या कर दें, वेरी कर दें, तो एम्ब्रियो के कल्चर को एनहांस किया जाता है। वेरिड कॉन्सेंट्रेशन से मतलब क्या है, डिक्रीज और इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन, डिक्रीज और इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन, जैसे आपके एग्जाम्पल ऑक्सिन एंड साइटोकाइनेन। ठीक है, आपने कहीं पर ऑक्सिन की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर दिया, कहीं पर आपने साइटोकाइनेन की कॉन्सेंट्रेशन को आपने डिक्रीज कर दिया। ठीक है, लेकिन सेम वही बात हम बार बार कहते हैं कि ऐसा तो हमेशा देखा गया है कि जो यंग एम्ब्रियोज होते हैं, द यंग एम्ब्रियोज नीड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, जो यंग एम्ब्रियोज होते हैं उनको ग्रोथ हार्मोन्स किसमें, अच्छी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, और ये बात तो हम पहले से ही करते आ रहे हैं कि जो यंग एम्ब्रियोज होते हैं उनको जितनी भी आपने मटेरियल, जितने भी रिक्वायरमेंट्स आपने पढ़ी हैं वो सब उनको अच्छी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। क्लियर बच्चों, आगे बढ़े। ग्रोथ हार्मोन के साथ ही अगला है पीएच। तो पीएच तो सबका अपना अपना होता है, अगर कॉमन पीएच की मैं बात करती हूँ तो वो जाता है 4.5 to 6। अगर पीएच ऑफ द मीडियम बात करते हैं, पीएच की अगर हम बात करते हैं तो पीएच जो जाता है वो जाता है 4.5 to 6, इतना जाता है पीएच। फिर अकॉर्डिंग टू द अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल आप बार्ले का पढ़ रहे हैं तो वो 4.9 जाता है, किसी और का पढ़ रहे हैं वो 7.2 जाता है, तो अकॉर्डिंग टू द स्पीशीज अलग अलग वेरी करता है। पर मैं कॉमन पीएच की अगर बात करूं तो वो हल्का सा मीडियम कैसा होता है, एसिडिक होता है, एंड इट इज 4.5 to 6। क्लियर, तो ये हो गई आपकी सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। अभी ऑनलाइन जो बच्चे बैठे हैं, किसी को कोई डाउट नहीं?
किसका रिप्लाई? नहीं सुन रही है बस, बाकी सारे सो रहे हैं आज। हाँ, सारे सो रहे होंगे, एक दो बच्चे ये एक्टिव रहे। चलिए इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं आज। इसके बाद आपकी कुछ एप्लीकेशंस दे रखी हैं, इनको और कंप्लीट करते हैं, फिर आपकी यूनिट कंप्लीट है आज। एप्लीकेशन, क्या एप्लीकेशन हो सकती हैं एम्ब्रियो कल्चर या एंथर कल्चर की जो हम बात कर रहे हैं, क्या एप्लीकेशन हो सकती है? सबसे पहली, प्रोडक्शन ऑफ रेयर हाइब्रिड। सही बात है भाई, जितने भी आपके इंटरस्पेसिफिक और इंटरजेनेरिक, जितने भी आपके इंटरस्पेसिफिक और इंटरजेनेरिक प्रोसेस होते हैं, इन सब में हाइब्रिड जो डेवलप होता है, इट इज नॉट कंपल्सरी कि वो क्या हो जाए, हमेशा वायबल कंडीशन में हो जाए। जबकि मैं ये कह सकती हूँ कि मोस्टली क्या होता है कि हाइब्रिड मर जाता है। मोस्टली यही होता है कि जो इंटरस्पेसिफिक और इंटरजेनरिक प्रोसेस होते हैं उनमें क्या होता है, हाइब्रिड मर जाता है। तो ऐसी कंडीशन पे इस हाइब्रिड को वायबल करने के लिए हम उसका क्या करते हैं, इन विट्रो कल्चर। ठीक है, इस ऐसी कंडीशन में इस हाइब्रिड को वायबल करने के लिए क्या किया जाता है, इन विट्रो कल्चर। तो मैं ये कह सकती हूँ कि प्रोडक्शन ऑफ रेयर हाइब्रिड, ऐसे हाइब्रिड बहुत रेयरली ग्रो करते हैं, जो नॉर्मल कंडीशन में मर जाते हैं, ऐसे हाइब्रिड के लिए हम क्या करते हैं, एम्ब्रियो कल्चर करते हैं या फिर एंथर कल्चर करते हैं। ठीक है, दूसरा, सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी, जितने भी आपके हॉर्टिकल्चर प्लांट्स होते हैं, हॉर्टिकल्चर प्लांट्स जैसे कि आपके ऑर्किड्स वगैरह, जितने जो सजाए जाते हैं डेकोरेशन के लिए जो यूज किए जाते हैं, ये जितने भी प्लांट्स होते हैं, इनमें मोस्ट ऑफ द प्लांट्स कैसे होते हैं, इनके जो सीड्स होते हैं वो डोर्मेंट कंडीशन में होते हैं। सीड्स कैसे होते हैं, डोर्मेंट कंडीशन में होते हैं। तो इनकी डोर्मेंसी को, क्योंकि भाई सीड्स तो क्या है, डोर्मेंट कंडीशन में, तो ऐसी कंडीशन में हम उनका क्या करते हैं, इसमें दो तरीके हो सकते हैं। हॉर्टिकल्चर प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो हॉर्टिकल्चर प्लांट्स में एक तो आप क्या कर सकते हैं, इनका वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वो तो है ही है। आपने देखा होगा, गुलाब है, गुलाब का क्या करते हो, कलम तोड़ी और लगा दी, यही तो करते हो। तो व्हाट इज दैट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन या फिर ग्राफ्टिंग जो हम कहते हैं, इट इज ऑल्सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही है ये। ठीक है, तो इसको छोड़कर जो दूसरा तरीका है कि आप उनको डेवलप कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा नंबर में आप उनको डेवलप कर सकते हैं, तो वो तरीका क्या है आपका, एम्ब्रियो, क्या ऊपर लेकर नहीं दिखता, यहां तक दिख रहा है। दूसरा तरीका क्या है इसका, एम्ब्रियो कल्चर। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो दूसरा हमारा इसका, मैं ये कह सकती हूँ क्या है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन है कि सीड डोरमेंसी, उन प्लांट्स में हम इसको ग्रो करवा सकते हैं जिनमें डोरमेंसी मौजूद होती है, जितने भी आपके हॉर्टिकल्चर प्लांट्स होते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम इसमें, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीडिंग साइकिल, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीडिंग साइकिल, ब्रीडिंग साइकिल को आप कम कर सकते हैं। ब्रीडिंग साइकिल जैसे फॉर एग्जांपल उन प्लांट्स के अंदर जिनके अंदर उनकी ब्रीडिंग साइकिल्स क्या रहती हैं, बड़ी रहती है, जिसमें लंबी ब्रीडिंग साइकिल है। और जो प्लांट है, जैसे आपने देखा होगा क्या होता है कई सारे प्लांट्स में, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के बाद जो उनका सीड बन के आता है, एक तो उनकी ब्रीडिंग साइकिल लंबी हो गई, ब्रीडिंग साइकिल लंबी हो गई, उसके बाद जो सीड बन के आएगा वो किस कंडीशन में आ गया, डोर्मेंट कंडीशन में आ गया। तो ऐसे प्लांट्स का फूल या कोई भी आप इसका आगे एम्ब्रियो या आगे कोई भी चीज आपको इसकी नई जनरेशन प्राप्त करने के लिए क्या हो जाता है, हमें लग जाता है बहुत टाइम। तो ऐसे कंडीशन में फिर इसके लिए क्या किया जाता है, कल्चर। और कल्चर तो फिर वही है हमारे क्या, एम्ब्रियो कल्चर और एंथर कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर और
एंथर कल्चर। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स जिसकी ब्रीडिंग साइकिल क्या हो जाती है, बहुत लंबी होती है, तो ऐसे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, उनकी ब्रीडिंग साइकिल को कम करने के लिए और उनके ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर और एंथर कल्चर। ठीक है, इसके अलावा एक और है, बस वही आप लिख लीजिए, ज्यादा मैं डिटेल बहुत ज्यादा मैं नहीं लिखना है। डिटर्मिनेशन ऑफ सीड वायबिलिटी। ऐसे सीड्स जो वायबल नहीं होते हैं, ठीक है, बन गए, बनने के बाद क्या हो गया, ड्यू टू सम कंडीशन, ड्यू टू द एनवायरमेंटल कंडीशन, ड्यू टू द इंटरनल फैक्टर्स, ड्यू टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, seeds are not able to survive. सीड्स क्या है, सरवाइव करने के लिए एबल नहीं है, केपेबल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में देन दे आर एप्लीकेबल फॉर, ऐसे मैं चाहूँ तो ये सब नहीं लिखूं, पर आप लोग क्योंकि लिखते हैं, मैं ऐसा मान के चलती हूँ, इसलिए मैं बोर्ड पर लिखती हूँ। देन दे आर एप्लीकेबल फॉर द कल्चर, किसके लिए एप्लीकेबल होते हैं वो, कल्चर के लिए, और कल्चर वही हमारा कौन सा है, एम्ब्रियो कल्चर और एंथर कल्चर। क्लियर बच्चों, चलिए, तो यहाँ ये आपकी यूनिट कंप्लीट हो गई है, आपके एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुके हैं। किसी को कोई भी डाउट हो तो कल हम बात कर लेंगे। प्लीज मैं हमेशा ये बात कहती हूँ बच्चों, शुरू में आप लोग पूछा करिए, ठीक है, शुरू के 5 मिनट में हमेशा कहती हूँ, आप लोगों के जो भी पुराने डाउट्स है वो आप पूछिए। मैं इतना आपसे कह रही हूँ कि इस पूरी यूनिट में, ऑल द होल थर्ड यूनिट, क्योंकि आज आपकी यहाँ कंप्लीट हो गई है, हमारी अब केवल एक यूनिट बची है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, और वो है आपकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बहुत ईजी यूनिट है, आप लोग शुरू से पढ़ते आए हो, तो इसको हम फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड से मतलब नहीं स्किप करेंगे, पर हाँ मुझे ये मान के चलो, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोगों को वेक्टर्स क्या होते हैं वो पता है, प्लाज्मिड क्या है वो पता है, बैक्टीरियोफेज की साइकिल हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, तो आई एम श्योर आप लोगों को पता है, कॉन्जुगेशन क्या है, तो ये सारी चीजें मैं मान के चल रही हूँ क्योंकि आपको पता है, तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी करेंगे। तो थर्ड यूनिट तक किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज आप लोग कल बात कर लेना, ठीक है ना, एक बार पढ़ लेना, कल हम इसके बारे में बात कर लेंगे, और आज जो पढ़ा है प्लीज उसे पढ़ लेना।